नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में। यहाँ होती है बात अनुभव और ज्ञान की। टैक्स एक ऐसी पहेली जो हर किसी को उलझाती है, मगर ये पहेली हो जाती है आसान जब मिले एक्सपर्ट का साथ और ज्ञान। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 25 साल से भी अधिक का वक्त टैक्स की दुनिया में बिताया है। इन्होंने छोटे व्यापारी हों, बड़े बिजनेस हाउस हों, यहाँ आम आदमी हर एक की टैक्स प्लानिंग को बनाया है आसान। और ख़ास बात, ये न केवल टैक्स की बात करते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं, बल्कि युवा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल का मार्गदर्शन भी करते हैं कि कैसे वे अपने करियर और फाइनेंशियल लाइफ को सही दिशा दें। आज हम इनसे करेंगे ढेर सारी बातें, टैक्स की भी और बजट 2025 की भी, जो अभी हाल ही में पेश हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये बातचीत आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकती है। आइए स्वागत करते हैं श्री नवीन मानिक तालिया जी का, जो है हमारे टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स कंसल्टेंट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा सौभाग्य अमित जी कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आइए शुरू से शुरू करते हैं जी। आप बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कॉलेज आपने कहाँ से किया? अमित जी, मैं सोनीपत में ही पैदा हुआ और सोनीपत में मेरी स्कूलिंग हुई और सोनीपत से ही मैंने कॉलेज किया। तो किस विषय में आपने कॉलेज में, कौन से विषय थे आपके? कॉलेज में मैंने कॉमर्स चूज़ किया क्योंकि मैं शुरू से बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कोई मेरा एकेडमिक को कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, कभी कभी मैं किसी एग्ज़ाम में टॉप कर जाता था, लेकिन ओवरऑल मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब हमने स्कूल अपना मैट्रिक जो है पास करी, तो हमारे पास ऑप्शन थी साइंस की। तो साइंस जितना मैं इंटेलिजेंट नहीं था, और आर्ट्स थी। आर्ट्स लगता था यार थोड़ी लो लेवल की है। हाँ। तो अल्टीमेटली कॉमर्स बची। तो इसलिए मैंने वो ना कॉमर्स में ही कैरियर शुरू किया। मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट था, हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे अंकल्स वगैरह भी थे वहाँ पे। सब ने साइंस से ही जो है ग्रेजुएशन करी। मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट था जो मैं कॉमर्स लाइन में आया। अच्छा, वेरी गुड। आपके प्रिय सब्जेक्ट क्या रहा कॉलेज में? अकाउंट्स का। तो आपने टैक्स की लाइन कैसे चुनी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अकाउंट से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है टैक्स की। एक्चुअली क्या है कि शुरू से मैं आपको बताऊं, जो मेरे जो दादाजी थे वो सोनीपत में बहुत सी संस्थाओं के कैशियर थे जी। तो मैं बचपन से उनको देखता था। बड़े सारे मंदिर, बड़े सारे स्कूल, उनके कैशियर थे वो। काफ़ी लोग घर पे आते थे उनके। तो जिस तरह से वो अपना घर में हिसाब रखते थे पूरा, क्योंकि जब आप कैशियर होते हैं किसी संस्था के, तो संस्था का भी कैश आता है, डिफरेंट संस्थाओं का आता है, और आपका पर्सनल कैश भी रहता है। क्योंकि आपने घर की जो है, जो भी मतलब घर के खर्चे हैं वो भी करने हैं। सही बात। तो मैंने उनको बचपन में देखा कि हर एक संस्था का अलग अलग हिसाब रखना। मेरी दादी जी को जो वीकली या मंथली जो एक्सपेंडिचर देते थे, वो पैसे देते थे, वो नोट करते थे। अच्छा। फिर दादी से पूछते थे कितना खर्च हुआ, कितना हो गया। इस तरह सारा खर्चा मैंने उनको देखा। क्या बात है। तो ये जो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, तो तब से मेरे अकाउंट में हो सकता है जाने अनजाने ये चीज मेरे अंदर आ गई हो। तो ये भी एक थोड़ा सा रुझान रहा कि मैंने मैट्रिक के बाद फिर मैंने कॉमर्स ही करते हैं। जब आपने कैरियर शुरू किया तो आपके मेंटर कौन रहे या रोल मॉडल जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए? पहले तो मेरे दादाजी रहे, जो मैंने उनको देखा। उसके बाद मेरे मामा जी एडवोकेट हैं जी, मिस्टर महेश गोस्वामी। सोनीपत में वो टैक्सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो, हाँ, तो क्या होता था, मैट्रिक में जैसे हमने 10th पास करी, उसके बाद छुट्टियां हो जाती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला मामा जी के यहाँ जाके वो सीख लो अकाउंट्स वगैरह का। तो मैं मामा जी के यहाँ जाता था। फिर कॉलेज में आए, प्रेप फर्स्ट ईयर, जब भी एग्जाम होते थे, एग्जाम के बाद छुट्टियां होती तो मैं मामा जी के यहाँ सीखने चला जाता। अच्छा। तो जब काम सीखने जाता था तो इंटरेस्ट वो थोड़ा डेवलप हो गया। तो वहाँ पे किस तरह काम करते थे आप? वहाँ पे मेनली अकाउंट्स का काम था। और शुरू में जब गया तो वो कैलकुलेटर नहीं देते थे। जितनी भी टोटलिंग वगैरह होती थी, कास्टिंग वगैरह होती थी, वो सारी की सारी हम मैनुअल करते थे। मतलब महीना, कई महीनों तक हम करते रहते हैं। तो मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो गई होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं वो पेंसिल से यू करते हैं और टोटल लिख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो फिर मैंने दिल्ली में एक CA फर्म ज्वाइन करी, मिस्टर विनय कुमार जैन।
तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा करोल बाग में। तो आपके चैलेंजेस क्या रहे जब आपने कैरियर शुरू किया? तो चैलेंजेस आए होंगे, आपने सीधे प्रैक्टिस शुरू करी थी या जॉब में भी थे आप? चैलेंजेस इन द सेंस, चैलेंजेस तो ये था कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा ही नहीं कभी, एवरेज स्टूडेंट रहा था। तो मेरे लिए ये था कि जो भी है मैंने जो है काम करना है। और मैंने जैसे बताया, मेरे दादाजी, मेरे मामा जी और मिस्टर विनय कुमार जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी, वो थी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मैंने उनसे सीखा और मैंने खुद भी ऐसे ही किया। तो जब जैन साहब के यहाँ काम सीखा या मैंने उसके बाद जॉब भी करी, तो मैंने कभी टाइम देखा ही नहीं। हालांकि मैं सोनीपत से आता था, सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाता था, शाम को जाने का कोई टाइम नहीं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, घर भी कभी 12 बजे पहुंच रहा हूँ, कभी 1 बजे पहुंच रहा हूँ। तो बड़ा मैंने मन लगा के काम किया। उसके बाद मेरी जब मैरिज हुई तो मेरी वाइफ जो है वो सीए थी। क्योंकि मैंने इतना काम किया हुआ था तो हमें प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। फिर हम दोनों प्रैक्टिस में आ गए। तो आपने दिल्ली में प्रैक्टिस की या पहले सोनीपत में करी? पहले हमने सोनीपत में शुरू करी प्रैक्टिस हमने। उसके बाद हमारे कुछ क्लाइंट जो है वो दिल्ली में जो बनने शुरू हो गए। फिर हमें डेली अप डाउन करना पड़ता था। अप डाउन में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। फिर हमने ये किया कि बजाय रोज दिल्ली आने के हम दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्लाइंटेल ज़्यादा थी, सोनीपत में कम थी। बजाय डेली सोनीपत से दिल्ली आने के हम क्यों ना दिल्ली से 1-2 दिन के लिए सोनीपत चले जाए। तो काफ़ी टाइम लगता होगा, 1.5-2 घंटा एक तरफ का? हाँ, कहने को तो वो मतलब 40 किलोमीटर था, लेकिन कई बार जाम, बीच में फार्म हाउस से शादियां वगैरह होती थी तो बड़ा जाम रहता था कई बार। तो दिल्ली में कहाँ ऑफिस लिया आपने पहले? दिल्ली में हमारा पहला ऑफिस था जो कमला नगर में, कोल्हापुर हाउस एक जगह है मलकागंज रोड पे, तो वहाँ पे हमने पहला ऑफिस स्टार्ट किया। वेरी गुड। तो आपका जो कैरियर इतना लंबा है, तो इसमें आपका कोई मेन चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो इतने लाइफ स्पैन में? चैलेंजेस तो जब आप प्रैक्टिस में होते हो तो डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि अब करना क्या है, काम कैसे शुरू करें। तो हमने क्या किया, वाइफ और मैंने बैठ के हमने लिस्ट बनाई कम से कम 50 एक लोगों की कि जिनसे हमने काम मिलना था। उसके बाद हम उनसे मिले, उन 50 लोगों से एक भी काम नहीं मिला जी। तो उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे हमारे पास 1-2 लोगों ने संपर्क किया। वो काम हमें शुरू में ऐसे देते थे जो टिपिकल काम होता, जो कोई सीए नहीं करता था। हमने किसी काम के लिए मना नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, उसकी बैलेंस शीट जो है सीए ने बना रखी है, आप उसको चेक करो। इस तरह के काम मिलते थे। तो हमने वो चेक करी, उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह ढूंढी, हमने उनको सजेशन दिए, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उससे बड़ा फिर धीरे धीरे फिर स्टार्ट शुरू हो गया। तो पुराने जमाने में ये था, कई लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से लिखते थे बही खाता, उसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता था। कई बार वो सीए को देते, ये रही हमारी बही खाता, अब तुम बैलेंस शीट बना दो, रिटर्न फाइल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी काम किए आपने? ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। मैं जब जैन साहब के यहाँ था तो 1-2 क्लाइंट थे जिनकी बही बुक आती थी रेड वाली। यदि आप उनको फोल्डेड होते थे, उनको खोलना शुरू कर दो, टेबल से नीचे तक चली जाते थे। हाँ। तो जैन साहब ने मेरे से पूछा कि मेरे पूरे जो सीनियर थे सब स्टाफ ने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करते क्योंकि ये हिंदी में लिखी हुई है। तो जैन साहब ने मेरे से पूछा कि नवीन तुम करोगे? मैंने कहा जी हाँ कर लूंगा। कहते तुम्हें हिंदी आती है? मैंने कहा जी है क्या? 1 से 9 तक हिंदी में वो पता है, बाकी परचेज को क्रय बोलते हैं, सेल को विक्रय बोलते हैं। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। तो वहां से जब मैंने शुरू किया तो मेरे बॉस बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने बाद में मुझे ऐसे ऐसे टिपिकल काम दिए जो कोई नहीं करता था, जो कि मुझे आगे प्रैक्टिस में जाके बड़े काम आए। अच्छा, मैं इसमें एक बात पूछना चाहूंगा, दिमाग में आई है। आपने जो हिंदी की बात करी, तो जो अंक लिखे रहते थे हिंदी में अलग स्टाइल से लिखे होते थे, वो भी होते थे उसमें? हाँ, वो होते थे। क्योंकि मुझे शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ने का जो बड़ा शौक था। मैं 5th या 6th क्लास से न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर नहीं होते थे जो जब मेरी माता जी सब्जी वगैरह लेके आती, कुछ भी लेके आती थी, उसमें जो लिफाफे होते थे उनको खोल के, मतलब इवन जो टेंडर होते थे वो भी मैं पढ़ता था। पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, वो हिंदी में लिखे होते थे, तो इसलिए मुझे हिंदी पढ़ने में ऐसा वर्ड जो होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि आजकल तो ये है, हिंदी में बोलो तो कहते हैं भैया अंग्रेजी में क्यों बोला, हिंदी में बात। हाँ, मैंने देखा आजकल के बोलते हैं तो कहते हैं अब ठीक है। बिल्कुल। आजकल के बच्चों को यदि आप कोई भी अंक बोल दो हिंदी में तो उनको समझ नहीं आता, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। सही बात है।
बहुत इंस्पायरिंग बात रही है आपसे। अब ये बताइए कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब आपने काम शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की और अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आए होंगे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? मुझे लगता है जितना टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारी जनरेशन ने देखा है वो किसी ने नहीं देखा, ना आगे देख पाएंगे। हमने काम शुरू किया मैनुअल, जब बिल्कुल मैनुअल था। मैंने जैसे आपको बताया, जब मैं अकाउंट्स का काम सीखने जाता था तो मुझे कैलकुलेटर भी नहीं देते थे। वो बोलते थे कि आप मैनुअल करो, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हम बैंक्स में जाते थे, बैंक्स में बड़े बड़े लेजर होते थे, सारा काम मैनुअल होता था। पासबुक में एंट्री करनी है, कैश निकलवाना है, बड़े बड़े लेजर होते थे, इतने बड़े बड़े लेजर कि उनको उठाने में भी पूरी वेट लिफ्टिंग हो जाती थी। मुझे याद है अच्छी तरह कि जो लेजर मैनुअल लिखते थे तो बड़े बड़े वो हार्ड होते थे, उसके अंदर हम लेजर लगाते थे और चाबी से वो खोलते और बंद करते थे। हाँ, टाइट करते थे चाबी से, उसी से करते हाँ, थे। हाँ, हाँ। और जो सबसे बड़ी दिक्कत टोटलिंग मिस्टेक की होती थी, ये आई है। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई बैलेंस टैली नहीं होते थे टोटल बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी फेस किया ये चीज? बहुत बहुत फेस किया है। शुरू में क्या होता था कि जब भी टोटलिंग होती थी, टोटलिंग के बाद क्या होता था कि बुक्स ठीक बनी है या नहीं बनी, इसका पता ट्रायल बैलेंस से पता लगता था। मतलब जो आपने हेड डेबिट किए या जो आपने क्रेडिट किए, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो आपने ठीक किया कि नहीं किया, ये ट्रायल बैलेंस से पता लगता था। सही बात। तो ट्रायल बैलेंस को मिलान में बड़ा टाइम लगता था, क्योंकि उसमें कई बार जो है डिफरेंसेस आते थे। अब डिफरेंस किसी भी वजह से हो सकते थे। लेजर की टोटलिंग गलत है, कैश बुक की टोटलिंग गलत है, कैश बुक से जो पोस्टिंग करी है वो गलत है, जनरल से जो पोस्टिंग करी है वो गलत है। तो सारी चीजें चेक करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते हुए बाद में ये स्थिति आ गई थी, तो एकदम डिफरेंस जो है हम लोग पकड़ लेते थे। मुझे एक बात याद आई, जब कॉलेज में छुट्टियां होती थी 2 महीने की, तो फादर भेज दिया करते थे सीए के यहाँ, चलो भाई घर में तो क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा, वहां जाके काम कर। तो वहाँ मैं किससे सुनता था, तो वो सीए बता रहे थे अपना कि भाई एक बार वो बैलेंस शीट मिल नहीं रही थी, हमने बहुत कोशिश की, 1200 का डिफरेंस रह गया। तो हमने कहा भाई अब और नहीं कर सकता, प्रसाद बांटो, बैलेंस शीट टैली हो गई। जो मैंने सीखा है, मतलब जो मुझे जैन साहब ने सिखाया या मामा जी से सीखा हूं मैं आपको, वो एक बात बोलते थे, हम पहले आते थे ट्रायल में इतना डिफरेंस है, जितना बड़ा डिफरेंस होता था वो कहते थे ये जल्दी मिलेगा, जितना छोटा डिफरेंस होता था वो मुश्किल से मिलता था। मैं आपको बताऊं, कई बार अक्सर ऐसे होता था कि जैसे मैं ऑफिस में ट्रायल में मिला रहा हूँ, लेट हो गया बहुत, अब लास्ट ट्रेन थी, उसके बाद सोनीपत जाने का जरिया नहीं, तो मैं काम बड़े बेमन से जाता था, यार ट्रायल टैली नहीं हुआ, घर गया, सो गया। तो कई बार नींद में आता था, यार वो एंट्री चेक करो, और अगले दिन आके जब वो एंट्री चेक करते वही डिफरेंस मिल जाता। वो सही बात है ये। हाँ, तो ऐसे बहुत होता था। तो एक से एक बात और मुझे याद आई, वो कहते जब अगर तुम्हारा डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो अगर तुम्हारा डिफरेंस अगर बढ़ने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझो सही ट्रैक पे चल रहे हो। वो कहते पहले डिफरेंस बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे छोटा होगा, कम होगा। एक चीज और हमारे बॉस ने हमें सिखाई, जैन साहब ने, कि जब भी आप ट्रायल चेक करो, ट्रायल में डिफरेंस है, तो जब भी बुक्स चेक करो, आप अकेले बैठ के चेक करो, कभी भी दो आपस में बैठ के चेक मत करो। क्योंकि कोई बार बोलता है 120, वो बोलता 120 है, आपको 130 दिखता है, या वो डेबिट बोल रहा है, आप क्रेडिट पे टिक कर देते हो। सही बात है। तो इसलिए कहते हैं डिफरेंस एक बार पूरी चेक होगी तो फिर नहीं मिलता, तो इसलिए वो मैं बोलते हैं आप अकेले बैठ के करो ट्रायल चेक। अच्छा, इसके बाद टैली आई, तो उस समय एक डर था कि यार टैली आई है तो नौकरियां जाएंगी, तो आपको ऐसा डर फेस किया आपने? नहीं, ऐसा डर तो मुझे याद नहीं है उस टाइम। बाकी शुरू में जब टैली आई थी, शुरू में डॉस बेस्ड थी, फिर उसके बाद जो है टैली विंडो बेस्ड आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उसमें ये लगता था कि अब ट्रायल टैली नहीं करना पड़ेगा, टोटल मैच होते थे। टोटल मैच हो जाएंगे, सीधी उसके बाद बैलेंस शीट जो है बनानी है, बैलेंस शीट बन के निकलेगी, तो ये बड़ा सुकून होता था। टोटल का डिफरेंस जो है वो दिमाग खराब कर दिया करता। हाँ, और दूसरा क्या था कि जब मैनुअल बुक्स करते थे तो बुक्स में कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं हो सकती। यदि आप उस एंट्री को रेक्टिफाई करना है तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती थी, वो भी एक एडिशनल बर्डन था। सही बात है। तो टैली में क्या था कि कहीं भी एंट्री चेंज करनी है, कहीं पे भी कोई आपकी एंट्री गलत हो गई या कुछ भी करेक्शन है, तो आप टैली में साथ के साथ कर लेते थे। ये राम की जगह शाम को कर दिया डेविड हमने, तो आराम से कभी भी चेंज कर दो। दूसरा, बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो रहती थी, उसको टोटल वोटल चेक करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात। तो आप
ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लगातार, तो आप में स्ट्रेस भी आता होगा, सीखने का दबाव भी आप पे आता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। पहले तो टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई वो धीरे धीरे हुई, कंप्यूटर वगैरह आए, धीरे धीरे हुआ, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट हो गई है। और यदि क्या है कि फास्ट, इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि यदि आप नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि आजकल जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कोई भी क्लाइंट डिटेल मांगते थे कि हमें ये डिटेल चाहिए, हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट चाहिए, या हमें बैंक से फाइनेंस कराना में CMA डाटा चाहिए, तो हम बोलते थे यार 10 दिन बाद देंगे, हफ्ते बाद। कहते कोई बात नहीं, दे देना। आजकल क्या है कि एकदम क्लाइंट का फ़ोन आता है, जी मुझे शाम तक चाहिए, या मुझे कल दोपहर तक चाहिए, या मुझे मैक्सिमम कल तक चाहिए। क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई हैं। सही बात है। बैंक में यदि हमने उनको प्रोविजनल बैलेंस शीट वगैरह देनी है, बैंक भी पहले मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करते, वो अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसी हिसाब से वो उसकी असेसमेंट करते हैं कि हम कितना लोन दे सकते हैं। सही और बात। कुछ एक बैंकों के तो सॉफ्टवेयर ऐसे हो गए हैं, वो सीधा आपका डाटा इनकम टैक्स की साइट से और उसी की साइट से अपने आप उठा लेते हैं। और दूसरा क्या है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, ROC की रिटर्न फाइल करना, GST की रिटर्न फाइल करना, सारी ऑनलाइन है। यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। और इनमें भी बड़ी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, खासकर GST में। ये तो बहुत फास्ट चेंजेस एक्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट चेंजेस एक्ट लगता है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए GST जो एक्ट है ये एक BJP गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आया तो था ये कांग्रेस के टाइम में, लेकिन उनकी कह लीजिए कि इतने ऑनेस्ट नहीं थे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब BJP गवर्नमेंट आई, उन्होंने स्टेट के साथ मिलके उनके सारे इशू सॉर्ट आउट किए, जो भी स्टेट के ऑब्जेक्शन थे सारे के सारे उन्होंने दूर किए। और उस टाइम टाइम बहुत कम बचा था, तो उन्होंने जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसकी वजह से चेंजेस भी बार बार होते रहे और काफ़ी चेंजेस होते रहे। लोगों को भी नया नया एक्ट था, थोड़ा समझने में टाइम था, जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी समझने में टाइम लगता था। तो अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहा है, अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस, मुझे जो लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अभी चैलेंजेस कम नहीं हुए। नहीं, चैलेंजेस कम नहीं हुए, डेली आते हैं। अब इन्होंने फिर स्टाइल चेंज कर रहे हैं। मुझे याद है, अब मैं गलत हूं तो आप टोकिएगा, करेक्ट कीजिएगा। शुरू में जब ये GST आया तो कैसे रिटर्न भरनी है कुछ क्लियर नहीं था, तो ये कहे टैक्स तो गवर्नमेंट को चाहिए, तो उन्होंने प्रोविजनल रिटर्न निकाली 3B। बिल्कुल। तो अब मुझे याद है, मैं उसको 3B का फॉर्मेट निकाला, बुक से देख के पेंसिल से भरा, सर इतना टैक्स बन रहा है, दिखा दिया, बोले ठीक है जमा करा दो, और ऑनलाइन भर दिया। जो भी था ऐसे काम चल रहा था। उस समय हमसे गलतियां भी बहुत होती थी। बिल्कुल। एक बार तो नील रिटर्न चली गई, फिगर भरी, वो वेटिंग आ रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, एरर आ गई, हमने समझा हो गई होगी, सबमिट कर दिया, बाद में पता हुआ तो नील चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि शुरू में कुछ एक फॉर्म थे हमारे GST के, जो शुरू होते, जो आज तक शुरू ही नहीं हो पाए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल करना था। तो उन्होंने 3B फॉर्म दे दिया, एक तरह से सेल्फ असेसमेंट। भाई ठीक है, आप अपने आप असेस कीजिए, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो दीजिए। तो अब गवर्नमेंट ने काम करना है, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट का अपने एक्सपेंडिचर है, तो रिवेन्यू को तो रोक नहीं सकते। यदि 1-1.5 महीने भी रिवेन्यू रुक गया तो पूरे जो है पूरा सिस्टम ही हिल जाता है, हमारा फिस्कल सिस्टम हिल जाता है। सही बात है। तो इसके लिए इन्होंने जब डेडलाइन जो रख दी थी पहले कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो जो कलेक्शन है टैक्स की वो तो 1 जुलाई से ही शुरू हो गई। अब जो पेमेंट थी वो अगस्त में आनी थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करते गए, टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आए, जो भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाले, सर्कुलर नोटिफिकेशन इतने निकाले, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे दिक्कत आती रही वो सॉर्ट आउट करते गए और आगे बढ़ते गए। पहले तो हम ऐसी, जैसे आपने बताया, प्रोविजनल बेस पे भर रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं 2A में जो फिगर आ रही है वो देखो। हम देखते नहीं थे 2A क्या बीमारी आ गई है, देखते नहीं थे। फिर उन्होंने कहा जो 2 है वही माना जाएगा, तो हमने 2A को देखना शुरू किया। अब 2A थी ये डायनेमिक, ये चेंजेस होती रहती, किसी ने 6 महीने बाद रिटर्न भरी तो उसमें अपडेट हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन्होंने कहा 2B लेके आओ, 2B के हिसाब से भरो। अब कंफ्यूजन था, वह 2A भी है 2B भी है, भाई कोई एक रखो। पर 2B का फायदा था ये स्टैटिक थी, एक बार जो भर दी उसमें चेंज नहीं होते थे, तो हमें ऐसे अच्छा लगा। फिर हाँ, आप कुछ कह रहे थे। कि GST जब इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें 2 चीजें रही।
एक तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, और दूसरा क्या था कि कुछ एक लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दी, गलत इनवाइसिंग करनी शुरू कर दी, फिक्टिशियस फर्में बनानी शुरू कर दी, रिफंड लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा वो अपने फॉर्म जो है इम्प्लीमेंट करती गई, ये 2A 2B ये तभी जिससे जो है शुरू हुआ है। तो ठीक है, मतलब अभी तक भी क्लैरिफिकेशन आ रही है कुछ है, लेकिन पहले से फार बेटर है, पहले से बेटर हो हाँ, गया। पहले से बेटर है। और आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं एक और चीज आपको मैं बताऊं, पहले क्या होता था कि जीएसटी की जो मंथली कलेक्शन आती थी वो 90,000 मतलब 0.90 लाख करोड़ या 90,000 करोड़ के करीब आती थी। तो तब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी, सर्चेज वगैरह शुरू कर दिए कि लोग टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। तो तब ये हुआ, यदि 1 लाख करोड़ से ऊपर की कलेक्शन आ जाती है तो तब जो है गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, भाई ठीक है। लास्ट मंथ की जो कलेक्शन गई है जनवरी मंथ की, वो 1.90 लाख करोड़ गई है। क्या बात है। तो ये जो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट अब ऐसी अपने वो कर रही है कि सारे के सारे जो है जीएसटी के जो पैरामीटर में आते जा रहे हैं, जो उन्हें लूप होल थे वो धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ने से ही हमें फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिर हमारे वेलफेयर के लिए जो है उसको खर्च करेगी। इसमें मैं एक चीज और आप ऐड करना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट ने नोटिस भेजने शुरू किया फाइनेंशियल ईयर 17-18 के। अब वो 5 साल बाद भेज रहे हैं, 4 साल बाद भेज रहे हैं। अब वो जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, उस समय तो पहले लोगों को क्लियर नहीं था, उस समय गलतियां हुई जाने अनजाने। अब वो 5 साल पुराना रिकॉर्ड देखना है अब वो देखने में बड़ी दिक्कत है। अब कई जगह तो लोग शिफ्ट हो गए, चले गए छोड़ के, और नए लोग आया, उनके लिए बड़ी सिरदर्दी है ये। अरे यार ये क्या चीज आ गई, 5 साल पुराना रिकॉर्ड कौन देखेगा। हाँ, नहीं ये है, ये दिक्कत है बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ने, जब मैंने आपको बताया कि कुछ गलत लोगों ने जो है मतलब गलत क्रेडिट लेने शुरू कर दिए, उसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, फिक्टिशियस रिफंड लेने शुरू कर दिए, तो जब तक गवर्नमेंट को पता लगा कि ये तो 2017 से कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने जिन पार्टियों ने भी अपना फेक इनवाइसेस ले रखी थी, जिन्होंने भी, तो सब पे उन्होंने वो केसेस वगैरह डालने शुरू। तो फेक इनवाइसेस का कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बिलिंग कर दी, ठीक है, मेरा जीएसटी नंबर है, मैंने बिलिंग कर दी आपको, आपने उसका जीएसटी इनपुट ले लिया, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया जितना बन रहा था, तो अब इसमें कोई फर्जी है? चाहे मैं कोई काम नहीं कर रहा। देखिए फेक सिस्टम का क्या है कि आपने बिलिंग तो कर दी, लेकिन आपने गुड्स या सर्विसेज नहीं दी, ठीक है, फेक बिलिंग। मैं टैक्स तो जमा करा रहा हूँ अपना। नहीं, टैक्स आप जमा करा रहे हैं, लेकिन जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं या जिनको आप गुड्स दे रहे हैं, उनको गुड्स तो दी नहीं आपने उनको सर्विस नहीं दी। जो आपने जीएसटी उसके ऊपर लगाया वो उसका क्रेडिट ले रहा है, तो ये फेक इनवाइस है। ये बात, इस पर गवर्नमेंट का नुकसान क्या है? मैं तो टैक्स जमा करा रहा हूँ। नहीं, नुकसान ये है कि जैसे अब मैं मान लो ट्रेडर हूँ, मैंने लाख रुपए की अपनी गुड्स सेल करी, जिसके ऊपर टैक्स रेट 12,000 रुपीज है। अब मुझे 12,000 रुपीज जो है जीएसटी देना है, मैं कहूँगा यार ज्यादा है, ये कैसे काम हो सकता है? तो मेरे को किसी ने एडवाइस दिया, जी आपको फेक इनवाइसेस मिल रहे हैं विद जीएसटी लगते हो, आपको 2% एक्स्ट्रा देना है या 3% एक्स्ट्रा देना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, 12% वहां मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, 3% दूंगा, 9% का तो फायदा है ही। तो मैंने क्या, आपसे गुड्स नहीं ली, आपने सर्विस नहीं, खाली आपसे बिल ले लिया। बिल लेके मैंने क्रेडिट कर ले लिया उसका 9,000 रुपीज का, और 3,000 मैंने टैक्स पे कर दिया। तो ये प्रैक्टिस आजकल भी चल रही है? ये प्रैक्टिस अब जो है काफी कम हो गई। पहले ये शुरू में बहुत ज्यादा चली है, काफी डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को भी पकड़ा है, स्टाफ की भी मिलीभगत होती थी, कोई प्रोफेशनल भी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। अब काफी कम हो गई। तभी तो आप देखिए ना कि जीएसटी का कलेक्शन कहाँ 90,000 करोड़ से 1.90 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एकदम बहुत जंप है, एकदम जंप कर गया, एकदम जंप कर गया। और ऐसा नहीं है कि ये ईयर एंड है, ये जनवरी मंथ का है। यदि मार्च का देखें तो मार्च में कलेक्शन, और मार्च में तो मुझे लगता है ये 2 लाख करोड़ से ऊपर जो एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि जैसे ईयर क्लोजिंग होती है, किसी को लगता है कि मैंने कम जमा कराया या गलती से कम जमा हो गया, तो काफी कुछ होता है उसमें। अच्छा, एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए काम में? क्लाइंट कोऑपरेट करते हैं जब टैक्स का टाइम आता है, या वो टालते रहते हैं? सबसे जो मेन चैलेंजिंग है, एक तो ये है कि क्लाइंट जो है
उनकी मेंटेलिटी है कि मैंने टैक्स जो है पे नहीं करना। ये बात है। आपने टैक्स बचाना है, टैक्स मैंने पे नहीं करना। हम्म, उनको ये लगता है कि यदि मैंने टैक्स पे कर दिया तो आपका फायदा क्या, फिर तो मैं अपने आप ही कर लूंगा जो भी टैक्स भरना होगा। नंबर 2, क्लाइंट क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बड़ी देर तक देते हैं। आज भी कुछ एक क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रिटर्न फाइलिंग की जैसे कोई डेडलाइन है तो 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे कि जी डेट बढ़ रही है, यदि डेट बढ़ रही हो तो मैं रुक जाऊं, यदि डेट नहीं बढ़ रही तो मैं फिर डिटेल दूं। तो ये जो है मेजर चैलेंज आते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमें लास्ट मोमेंट पे फिगर मिलती है या लास्ट मोमेंट पे हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, फिर हम न्याय नहीं कर पाते ना अपने क्लाइंट के साथ, ना अपने साथ, ना सरकार के साथ। कई बार जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं। हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। हम इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते, या कई बार हम क्लाइंट को बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन दो, उनको वो बोलते हैं जी लास्ट डेट आ गई, अब तो फाइल करनी पड़ेगी, पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात जानना चाहूँगा, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो इन्होंने रिटर्न के रिवीजन का कोई स्कोप नहीं रखा। जैसे 3B गलत चली गई तो आप रिवाइज फाइल कर सकते हो, GSTR 1 चली गई रिवाइज फाइल कर सकते हो आप, एनुअल रिटर्न है रिवाइज का, उसको तो अभी तक कोई प्रोविजन नहीं आया, तो थोड़े थोड़े इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो गवर्नमेंट की ऐसी क्या मंशा रही होगी? इनकम टैक्स रिटर्न में दोबारा फाइल कर सकता हूँ गलत हो गई तो, वैट का वही था आप दोबारा कर सकते हो, इसमें क्या गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों लाई ये चीज? इसमें इन्होंने रिवीजन का नहीं किया। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे इन्होंने जल्दबाजी में शुरू किया, कुछ एक फॉर्म आज तक भी शुरू नहीं हो पाए जो गवर्नमेंट ने शुरू करने थे। फॉर्म नंबर 1 है वो आज तक शुरू नहीं हुआ, जबकि वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना था। सही बात है। तो उसके बाद फॉर्म नंबर इन्होंने 3 भी किया कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन हो जाए, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। अब उन्होंने बीच में किया है कि आप जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो नवंबर तक आप जो है कोई भी 3B में आप उसका इफेक्ट ले सकते हो। कोई मिस्टेक रह गई है पीछे, आपने टैक्स कम जमा कराया तो वो आप उसमें अपना जो है फिगर रिवाइज कर सकते हो। एनुअल रिटर्न में भी कर सकते हो। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद होती है, विद इन 9 मंथ करनी होती है, तो वो भी कर सकते हो आप। ये बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ मैंने रिटर्न फाइल करी, कुछ मिस्टेक रह गई बाई चांस, कुछ चीज बतानी में रह गया, तो मैं दोबारा फाइल कर सकता हूँ? नहीं, दोबारा नहीं हो सकती। स्टिपुलेटेड पाइड है, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन GST की रिटर्न हम दोबारा रिवाइज फाइल नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं हो सकती, क्योंकि तो गवर्नमेंट की क्या है दिमाग में, क्यों उन्होंने ये प्रोविजन नहीं रखा? दोनों में फर्क है। GST रिटर्न में और इनकम टैक्स रिटर्न में एक फर्क है। एक फर्क ये है कि इनकम टैक्स की रिटर्न जो है आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भरते हो, ठीक है। आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, आप उसका ऑडिट कराते हो, तो काफी सारी मिस्टेक आपको पता लग जाती हैं जो आप रेक्टिफाई कर लेते हो। GST की रिटर्न में ऐसा नहीं है। GST की रिटर्न में क्या है कि आप जो भी आपकी बुक कीपिंग है, आप जो भी उसमें एंट्रीज वगैरह कर रहे हो, उसके बेस पे आप सरसरी निगाह से देख सकते हो। पॉसिबल नहीं होता कि आप उस टाइम पे ऑडिट करें उसके बाद फाइल करें, तो उसमें मिस्टेक रह ही जाती हैं। ये इसके चांसेस बहुत कम है कि मिस्टेक ना रहे। तो उसमें यह कि ठीक है, एक अच्छा दूसरा क्या है, ये रिटर्न जो है मंथली है और क्वार्टरली भी है, तो नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में आप उसका इफेक्ट लेके उसको ठीक कर सकते हो। इनकम टैक्स में क्या है कि वो साल के बाद होनी है, 1 साल के बाद होनी है, और उसमें ऑडिट भी हो जाता है, आपकी चेकिंग हो जाती है, तो उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं। बाकी दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको एक प्रोविजन भी देती है, आपको एक फैसिलिटी देती है कि कई बार आपसे कोई ऐसे इनकम दिखानी रह जाती है। जैसे आजकल क्या है कि जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट हो जाती हैं। आप बाहर घूमने गए, आपने कोई 10 लाख से ऊपर आपने सेविंग बैंक में कैश जमा करा दिया, या आप कोई बड़ी FDR कराई, या आपने शेयर परचेज किए, या आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, तो वो सारी के सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो इनकम टैक्स में आपको एक मौका देता है, एसएससी को मौका देता है कि आप उससे मिलान कीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। नहीं तो यदि आप मिलान नहीं करते, ऐसे रिटर्न फाइल करते हैं, तो डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है कि आपने रिटर्न तो करिए 4 लाख की फाइल करिए, आपने 6 लाख क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रखा है, और आप फॉरेन में भी घूम के आए हो, इतनी FDR कराए, कहाँ से आया है? सही बात है। जो पोर्टल में अपडेट करते हैं उसको AIS कहते हैं, क्या नाम है उसको? AIR बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सभी को गवर्नमेंट ने मतलब जिम्मेदारी दी हुई है। जैसे बैंक्स हैं, बैंक के वेरियस सेक्शन है, जैसे इतने की FDR होती हैं वो आपने रिपोर्ट करनी है, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो आपने रिपोर्ट करनी है, कोई सेविंग बैंक में ज़्यादा कैश जमा होता है वो आपने रिपोर्ट करना है, ज़्यादा कैश विड्रॉल है वो भी करना है।
इसमें कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने कहा, अपनी इनकम स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी इनकम है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे अकाउंट्स डिटेल है, आप मेरे रिटर्न फाइल कर दीजिए। और जब आप AIR में गए तो आपको पता चला इसमें तो 2 करोड़ की FD भी है या कोई और, वो इसने हमें रिपोर्ट नहीं करी। आप उससे पूछते हो कि भाई कोई FD है, तो वो झट दे से मना कर देता, भैया कोई FD नहीं है। फिर आप उसको बताते हो, ऐसा हुआ है कि आपको बताना पड़ा, भैया नहीं इतने लाख की या इतने करोड़ की तुम्हारी FD और है, ये भी बताओ। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन आजकल थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आजकल थोड़े से क्लाइंट जो है वो अवेयर हो गया इस चीज़ के। उनको ये कि 26 AS भी है, उसके बाद TIS भी है, AIS भी है, तो उनको मालूम है चीज़ें ये। आजकल वो ऐसा नहीं करते। दूसरा क्या है कि अब क्या है कि थोड़ी ना जनरेशन भी चेंज हो गई है। पहले मैं आपको बताऊं, पहले जो जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे वो कैश में काम करते थे। आजकल क्या है कि वो कैश में काम नहीं करते। रीज़न क्या है कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, वो बोलते हैं पापा आप क्यों टेंशन लेते हो, क्यों कैश में काम करते हो, सारा दिन आप परेशान रहते हो, घर आके भी टेंशन में रहते हो कि यार वो कोई कैश ना ले जाए, कोई मेरा इधर पेमेंट ना मर जाए। आप सारा ऑनलाइन क्यों नहीं करते आप? हम आपको दुख ही नहीं दे सकते, आप थोड़े से पैसे कम करो लेकिन शांति से आया करो घर में, हम टेंशन में नहीं दे सकते आपको। तो बच्चों के कहने से काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स ने जो है, अब वो ऑफिस भी नहीं जाते, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं, ऐसे बिलिंग के लिए एक लड़का बिठा दिया है, पूरी इन्वेंट्री उन्होंने ले लिया, अब वो ऑफिस जाना भी नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो अब जो है काफ़ी चेंज आ गया है। आजकल चीज़ें क्लाइंट फिर भी नहीं छिपाते, मतलब काफ़ी कुछ डिस्क्लोज करते हैं। और दूसरा क्या है कि क्लाइंट्स कई बार क्या होता है कि अब मैं आपको बताऊं कि अब इनकम टैक्स के पोर्टल में जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट हैं, जो आपके पैन नंबर से लिंक्ड है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब कई बार क्लाइंट सोचता है यार ये तो मैंने 2 साल पहले बंद करा दिया था, लेकिन वो अब रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। हम बोलते हैं जो उनकी स्टेटमेंट, कहते हैं ये तो मैंने किया नहीं। बाद में पता लगा जी उसमें तो मतलब 4 लाख रुपए पड़े हैं या 5 लाख रुपए पड़े हैं, भूल ही गए वो। तो ऐसे बहुत होता था। लेकिन अब जो है काफ़ी वो क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन जो है ना इसके खिलाफ है कि कोई टैक्सी चोरी करे या कैश में काम करें, तो इसलिए अच्छा एक तो ये पड़ा है, और दूसरा UPI और डिजिटल पेमेंट से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब आप देखिए कि मैंने खुद देखा है कि वैसे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग या जो 50+ हैं वो थोड़े से एडमेंट से होते हैं कि हमें एडॉप्ट नहीं करनी। लेकिन अब आप सुबह जाइए कि मदर डेयरी पे जाइए, बंदा एक 80 रुपए का दूध लेता है, बुजुर्ग मैंने देखे हैं 80 साल के, वो भी UPI पेमेंट करते हैं। अब उनके लिए कितना ईजी हो गया कि उनको कैश कैरी नहीं करना, इसलिए चोरी का डर नहीं है, UPI से पेमेंट करते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक तो जो पुलिस कंप्लेंट है वो कम हो गई, बुजुर्गों को भी रहा भाई ठीक है मेरा पैसा मेरे पास है। दूसरा क्या है कि UPI पेमेंट से एक वेंडर है, चाहे वो मिल्क वेंडर है या सब्जी वाला वेंडर है, उसके अकाउंट में जाने लग गई। अब उसके अकाउंट में जाने लगी, गवर्नमेंट को पता लगने लग गया कि इसके पास कितनी रिसीट आई है। जैसे रिसीट 20 लाख से ऊपर हुई, ये दूसरे GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वहां से नोटिस। ऐसे अभी एक केस आया था हाल में जी कि शायद एक गोलगप्पे या किसी को, हाँ, कोई सब्जी बेचने वाले को जैसे उसके एक्सीड करी उसको नोटिस पहुंच गया कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ये बड़ा फर्क पड़ा। मतलब डिजिटल पेमेंट में तो वैसे ही अब इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। मुझे आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो इस टाइम मतलब एक मोटा मोटा आइडिया है कि हमारी जो 40% पेमेंट है जो रिटेल की करें वो डिजिटल पेमेंट से कवर होती है। इसी पे मुझे बात है, UPI की पेमेंट करी तो मुझे याद है 95-96 की बात है, तो कनॉट प्लेस में ऑफिस था, तो कस्तूरबा गांधी मार्ग पे वहाँ 2 बैठते थे वेंडर, ठीक थे उनके, वो चाट बेचते थे। एक ने उसने मेरे साथ जो काफ़ी पुराना काम कर रहा था वो उसके साथ गया, उसने एक शादी का कार्ड दिया, बोले मेरे भाई के शादी का कार्ड है। उस कार्ड को देख के हम हैरान रह गए कि वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का था, यानी हम तो लोग तो इतनी प्रीमियम क्वालिटी का करते ही नहीं। तो बाद में चला उस जमाने में उसने 10-12 लाख रुपए खर्च किए थे, तो वो पैसे आए कहाँ से, क्योंकि इनकम तो रिपोर्ट उनकी कोई होती नहीं थी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में आपको बहुत, आप तो खैर दिल्ली से रहे हैं, तो काफ़ी सारे वेंडर ऐसे हैं जो गोलगप्पे बेचते हैं, जो भल्ले पापड़ी बेचते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं। कितने हलवाई फेमस हैं, चांदनी चौक में चले जाओ, मतलब काफ़ी सारे ऐसे थे जो पहले रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे, सारा कैश का काम था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनके पास आए, अब मैं आपको बताऊं कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे आए कि जिनकी आमदनी बहुत अच्छी थी लेकिन सारा कैश का था। अब पता नहीं उनको क्या, उनको वो पुराने उनके जो प्रोफेशनल थे क्या उनको एडवाइस करते थे, क्या करते थे। अब उन्होंने कार परचेज करनी है, कार परचेज नहीं कर सकते, उनको गाड़ी परचेज करनी है, वो नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते।
कहीं बाहर घूमने जाना है वो नहीं कर सकते, मतलब उनके जब भी जाते हैं कोई लोन लेने के लिए, जी आपकी रिटर्न ही नहीं है। सही बात है। तो फिर उनको धीरे धीरे हमने जो है मेन स्ट्रीम में लाना शुरू किया। हमने उनको धीरे धीरे गाइड किया कि आप जो है अपना जो भी है ये जो आप कैश में करते हो इसको ख़त्म करो, आप इसको अकाउंट फॉर कीजिए। धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। अब वो बड़े सुखी हैं आज के दिन में। कोई भी चीज़ लेनी हो तो उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी लेनी हो तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती, एकदम चेक काट के दे देते हैं, एकदम लोन उनके अप्रूवल हो जाते हैं। अब टैक्स पे मुझे एक बात और पूछनी चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो टैक्स रेट थे जो कंपनीज पे लगते थे और इंडिविजुअल्स पे लगते थे और अब जो लग रहे हैं, तो कोई मेजर डिफरेंस है या ऑलमोस्ट सेम ही है? नहीं, टैक्स रेट में तो मेजर डिफरेंस आया है। टैक्स रेट में भी आया है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी आया है और कारपोरेट टैक्स में भी आया है। अब आप देखिए कि कारपोरेट टैक्स जो है 15% तक आ गया। 15% किस चीज में? हाँ, कुछ एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिक्स होती हैं, आज की डेट में उनके ऊपर रेट जो है वो 15% है, इनकम टैक्स का रेट। जो एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, कोई ट्रेडिंग फर्म, उसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप लगाते हो तो आप 15% के स्लैब में आ सकते हो आप। तो हम चाहे LLP के नाम से लगाएं या प्राइवेट लिमिटेड, इससे कोई नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए। प्राइवेट लिमिटेड हाँ, के लिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए। LLP को नहीं, LLP के लिए नहीं, उनको पूरा 30% टैक्स देना है। हाँ, तो उसके लिए उनका जो है 15% की है। इंडिविजुअल टैक्स रेट भी अब पहले से कम हुआ है, लेकिन आज भी हाईएस्ट रेट जो है वो 30% है। फिर यदि जिसकी हायर इनकम ग्रुप है उनके पास सरचार्ज भी है, उनके ऊपर सेस भी है। तो आज की डेट में इंडिविजुअल रेट ज़्यादा है और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम है। मुझे फादर की बात याद आ रही है, वो बताते थे कि सैलरी हमें 12 महीने मिलती है, तो 2 महीने की सैलरी टैक्स सेविंग के बाद भी हमारी टैक्स में चली जाती है। टैक्स सेविंग अलग करते हैं, उसके बाद हमें 2 महीने की सैलरी हमारी टैक्स सेविंग के अंदर जा रही है, टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है मतलब। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जितने भी सैलरी क्लास लोग हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ बहुत ही मतलब पेनफुल होता था, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी मोस्टली जो है टैक्स में चली जाती थी। तो उनको बड़ा टाइट रह के रहना पड़ता था। ये 3 महीने यार बड़ा मतलब टैक्स वैक्स कटना तो बड़ी दिक्कत रहती थी। तो उसके बाद अप्रैल में जाके उनका कुछ ठीक होता था, क्योंकि सैलरीड आदमी अपना टैक्स छुपा नहीं सकता, वो अपनी इनकम छुपा नहीं सकता, वो खर्चे वो दिखा नहीं सकता जाते। बिजनेसमैन तो कुछ मैनिपुलेट कर भी लेता है, वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये हमारे टैक्स सिस्टम में मैं कहूँगा बहुत जबरदस्त फ्लो है। हमारे जो सबसे ओनर टैक्स पेयर है वो सैलरी क्लास है, लेकिन सैलरी क्लास को कोई रिलीफ नहीं है। सबसे ज्यादा बजट में फर्स्ट टाइम इतना रिलीफ मिला है। मतलब मैं ऑलमोस्ट 85 से बजट फॉलो कर रहा हूँ, इतना रिलीफ कभी नहीं मिला एक मिडिल क्लास को, एक सैलरी क्लास को, कि उसको 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। मतलब यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ऐड कर लें तो 12,75,000 तक उसका कोई टैक्स नहीं बनता। और यदि वो एनपीएस में लगा देते हैं, एनपीएस में कुछ यदि कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो 14 लाख समथिंग तक चला जाता है। तो एनपीएस का भी न्यू टैक्स रिजिम में है? हाँ, न्यू टैक्स रिजिम में कुछ एक इन्होंने दिए, जैसे सैलरी क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी रिबेट मिलती है। एनपीएस में जैसे आप ATCC-D में जो कंट्रीब्यूट करते हो उसका भी आपको वो मिलता है, बेनिफिट मिलता है। न्यू रिजिम में मिलता है उसका? हाँ, न्यू रिजिम में है, एनपीएस का है। तो मतलब टैक्स रिबेट हम टैक्स और बचा सकते हैं इसका मतलब ज्यादा कमाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके बारे में और आपसे विस्तार में जाने के बाद में, हाँ जी, हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। अब बजट की बातें करते हैं। अब ये जो बजट आया है, एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप इसको कैसे देखते हैं? ये बजट बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया सैलरी क्लास के लिए मेरे दिल में पता नहीं क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि उन बेचारों को मैंने देखा है। एक तो जैसे मैंने बताया जनवरी, फरवरी, मार्च उनका बड़ा मुश्किल से बीतता है उनका। वो बेचारे बड़े ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं। मतलब जब सैलरी आती है तो क्या उनके चेहरे पे खुशी होती है। तो इस गवर्नमेंट ने उनको बहुत खुशी दी है। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि हम लास्ट ईयर के टैक्स रेट देखें, यदि किसी की इनकम 24 लाख रुपए है और जो अब इन्होंने टैक्स रेट प्रपोज किए हैं ये यदि 24 लाख तक इनकम हो तो न्यू प्रपोजल रेट के हिसाब से 24 लाख पे 3 लाख टैक्स बनता है। जो प्रीवियस रेट थे, जो लास्ट ईयर में रेट थे, उसके हिसाब से 24 लाख की इनकम में बनता है 4,10,000। 1,10,000 का बेनिफिट मिला है उनको क्या पूरे साल में टैक्स का।
और इसके ऊपर सेस अलग यदि 4% लगा लें तो 1,14,000 के करीब बनता है। तो यदि हम मोटा मोटा निकालें तो 9,500 रुपये पर मंथ का उनको बेनिफिट मिला, क्लियर कट बेनिफिट। तो मतलब तो 1,10,000 की जो है तो इसका वो अच्छा टूर इंडिया में घूम सकते हैं फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं वो यदि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 10,000 की एक सिप शुरू कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, जो भी चाहे अपना कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान में आ रही है, जब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लागू किया था तो उन्होंने कहा था इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, 80C की कोई छूट नहीं है, जो टैक्स बन रहा है ये रेट है, आप इस हिसाब से टैक्स दे दीजिए। तो एक कॉमन बात मन में आई थी कि भाई अगर ये टैक्स न्यू रिजीम है तो लोग जो टैक्स सेविंग करते हैं इसलिए तो करते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। तो नॉर्मली क्या होता है, LIC खरीदते हैं, FD में लगाते हैं, टैक्स सेविंग FD में, या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, नॉर्मली ये रहता है। और भी कई चीजें होती है, नॉर्मली लोगों को यही रहता है। हम कहते हैं LIC को कौन पैसे देगा, PPFI में कौन पैसे लगाएगा। तो गवर्नमेंट को इसमें घाटा नहीं होगा कि उनका पैसा आने बंद हो गए? नहीं, देखिए गवर्नमेंट का इस टाइम देखिए 2 मोटिव है गवर्नमेंट के। सबसे पहला है उनका एक तो टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू हमारे 2 तरह के हैं टैक्स वाले, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा एक तो GST है और दूसरा हमारा कस्टम है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करो, गवर्नमेंट की मंशा यही है ताकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। हमारा जब इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, GDP भी हमारी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी होगा। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट जो है उनकी मंशा यही है कि किसी तरीके हम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो स्टाफ है या जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो, उसके बाद ज़्यादा टैक्स देने के बाद पैसा बचे ताकि वो ज़्यादा स्पेंड करें, उससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो अभी जो टैक्स की हम बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें 12 लाख की तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, छूट है कि जो न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं। तो ये जो टैक्स जो सैलरीड पीपल नहीं है, अपना काम करते हैं, अगर उनकी भी इनकम टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक आती है तो उनको भी छूट मिलेगी या उनके लिए कुछ और स्लैब है या कोई और रेट है? एक तो चीज़ मैं ये इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि जो बेसिक छूट है वो 12 लाख नहीं है, वो 4 लाख है। ठीक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, मतलब जिसकी 4 लाख तक इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। 12 लाख तक क्या किया इन्होंने कि 12 लाख तक जो टैक्स बनता है नए स्लैब रेट के हिसाब से वो बनता है 60,000। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 60,000 की रिबेट दी है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है। तो 12 लाख तक यदि टैक्स बनता है आपका 60,000, तो 60,000 की रिबेट दे दी, तो इसलिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आज भी 4 लाख है, बस ये है कि हमें रिबेट मिल जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सैलरी क्लास है उसको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, तो वो 12 लाख के अलावा है। इसके अलावा जो नॉन सैलरी पर्सन है, जिनको सैलरी नहीं मिलती, जो अपना काम करते हैं, छोटा वेंचर करते हैं, उनको भी 12 लाख तक जीरो टैक्स रहेगा उनका, उनको रिबेट मिलेगी जी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली सैलरी वाले को मिलेगी। अच्छा, खाली सैलरी वालों को मिलेगी? हाँ, खाली सैलरी वालों को मिलेगी। अगर कोई ट्यूशन पढ़ा के अपनी रोजगार चला रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा। 75,000 नहीं मिलेगा? नहीं, जिनकी सैलरी इनकम है खाली उनको मिलेगा ये। तो हमें बहुत मेहरबान है, सिर्फ सैलरी वालों को कुछ गुड फीलिंग हो रही है कि हमें कुछ गवर्नमेंट ने VIP ट्रीटमेंट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सैलरी क्लास के लिए फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये गवर्नमेंट का स्टेप। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 87 से फॉलो कर रहा हूँ, तो ऐसा रिलीफ मिडिल क्लास को या सैलरी वालों को कभी नहीं मिला। और दूसरी एक चीज ये है कि जैसे 12 लाख तक हो गया, अब कुछ एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनकी रेंटल इनकम आती है, उनकी डे टू डे जो भी उनकी चलती है। तो रेंटल इनकम यदि 17 लाख रुपए तक आती है, 17 लाख तक आती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, विद जीरो टैक्स। मतलब जैसे रेंटल इनकम आपको मिल गई 17 लाख, तो उसमें 30% की रिबेट मिलती है। 30% की रिबेट के बाद वो 12 लाख से कम ही बैठती है। तो मतलब आप ये समझिए कि किसी रेंटल इनकम है 17 लाख रुपए आ रही है, तो उस पर कोई टैक्स ही नहीं है उसका। तो बुजुर्ग के लिए कोई भी या 45 कोई भी किसी की भी रेंटल इनकम हो। मैंने एक एग्जांपल दिया कि बुजुर्गों को जैसे कई बार क्या होता है, जिनकी पेंशन नहीं है, जिनकी पेंशन नहीं है, तो वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे रेगुलर इनकम। सही बात है। और गवर्नमेंट का भी यही है, ये जो NPS में न्यू रिजीम में जो उन्होंने छूट दिया है, वो दी ही इसलिए है कि लोगों का वेलफेयर इंप्रूव हो,
वो ओल्ड एज में जाके परेशान ना हो, वो एनपीएस में लगाएं, ताकि एक जैसे वो रिटायर हो उसके बाद उनको एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाए। वेरी गुड। अच्छा, ये जो बजट आया है इसमें कुछ चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के कम भी होंगे, सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि दाम कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि कुछ एक जो है वो उन्होंने चेंज किए हैं। मेनली तो क्या है कि जो चेंज हुआ वो कस्टम के रेट पे हुआ, कुछ एक पे उन्होंने कस्टम टैरिफ कम कर दिया है, तो कुछ एक चीज़ें सस्ती हुई हैं हमारी उस वजह से। तो जैसे टीवी वगैरह है, कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो पे उन्होंने वो किए, रिड्यूस किए, तो वो पड़े। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दाम बढ़े, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। क्या बजट में कोई ऐसी बात जिस पे आप ध्यान दिलाना चाहते हैं, कोई खास बात लोगों के लिए हो? हाँ, बजट में ना कुछ एक चीज़ें बहुत रिमार्केबल हुई हैं, बहुत टाइम बाद हुई हैं। जैसे एक तो मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया सैलरी क्लास को, वो एक बड़ा रिमार्केबल है। एक दूसरा एग्रीकल्चर को किया। एग्रीकल्चर क्या है कि कृषि क्रेडिट कार्ड बनता है, जो कि गवर्नमेंट जो है किसानों को ऋण देती है, जिसके थ्रू जी उसकी लिमिट 3 लाख थी, अब उसकी लिमिट इन्होंने 5 लाख कर दी है। ये भी कम से कम कई सालों के बाद हो, मुझे 87 से याद है, तब भी 3 लाख होती थी, अब की बार इन्होंने इंक्रीज करी है, इसको 5 लाख किया है। तो ये भी एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप है। मेरे हिसाब से ये 5 लाख भी कम है, इसको जो है 10 लाख तक होना चाहिए, क्योंकि आप यदि देखेंगे कि 87 से अब तक रेट्स वगैरह काफ़ी बढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजर भी महंगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, तो 5 लाख से भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी कम है। लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ तो बढ़ाया ही है, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 100 डिस्ट्रिक्ट की एक योजना बनाई है कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, चाहे किसी भी वजह से, क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी है या सॉइल की पोजीशन ऐसी है या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो वो उन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकाले हैं कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम आती है, वहाँ पे वो उनको किसानों को गाइड करेंगे कि आप कौन सी क्रॉप लगाइए, और क्रॉप का पैटर्न भी चेंज करना है। कोई ये नहीं कि खाली वो पैडी पे हैं तो पैडी कर रहे हैं, वीट है तो वीट पे कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, थोड़ा उस पर भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा इन्होंने जो रिमार्केबल किया वो किया पल्सेस के ऊपर। पल्सेस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। पल्सेस में क्या है कि हम लोग जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो भी इंडिया है, और पल्सेस का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो भी इंडिया ही है। क्या बात है, तीनों चीजें। मतलब आप ये देखिए कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, जो भी हमारी पल्सेस का प्रोडक्शन भी हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और हमारी कंजम्पशन भी बहुत है, क्योंकि लोग बहुत ये यहाँ पे दालें वगैरह, प्रोटीन का हमारा मेन सोर्स इंडियंस का यही है, क्योंकि मोस्टली मतलब काफी लोग जो है वो है वेजिटेरियन फॉलो करते हैं वो। और उसके बाद क्या है कि जब हमारी रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी नहीं हो रही, तो सबसे बड़े इंपोर्टर भी हम ही बन जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है कि 6 साल के अंदर हमने पल्सेस के मामले में हमने जो है आत्मनिर्भर बनना है। तो उसमें उन्होंने 3-4 पल्सेस जो है, उन्होंने तूड़ हो गई, मसूर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये इन्होंने 3 दालें करके इन्होंने ये किया कि हम इसमें आत्मनिर्भर बनना है हमने इसमें। तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, ताकि हम 6 साल तक हमें इम्पोर्ट जो है बंद हो जाए। सेल्फ रिलायंस पे गवर्नमेंट काम कर रही है काफी। बिल्कुल काफी काम कर रही है। एक चीज और इसमें रह गई है, एक जो मेजर जो चेंज है वो है एमएसएमई। एमएसएमई आज की डेट में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है इंडिया के अंदर जी। जितनी भी लार्ज स्केल कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं, वो ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दे रहे जितना एमएसएमई दे रहे हैं। तो एमएसएमई को बहुत सारे इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट दे रही है। इस बजट में इन्होंने क्या किया कि एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन जो है उसमें अमेंडमेंट किया। एमएसएमई के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा होता है टर्नओवर जी। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट बढ़ा के 50 जो करोड़ कर दी है, और टर्नओवर की जो लिमिट है वो 500 करोड़ कर दी है। तीनों की अलग अलग है, माइक्रो की, स्मॉल की, मीडियम की। तो मीडियम की पहले जैसे 100 करोड़ थी, तो उन्होंने 500 करोड़ कर दी है। तो अब काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी। अब उसमें फाइनेंस में उनको मतलब बैंक से फाइनेंस यदि लेना है उनको, तो विदाउट कोलेटरल मिल जाता है, और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम है जिसमें वो जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो एमएसएमई का भी बड़ा इन्होंने एक मेजर चेंज किया है। और इसके अलावा एक 4th चेंज वो है कि एक इनकम टैक्स बिल
ये भी बहुत जबरदस्त बदलाव है। एक इनकम टैक्स बिल इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का है जी। और उसमें कई क्लोजेस आज की डेट में अभी भी चल रहे हैं जिसकी कोई आज की डेट में रेलेवेंस नहीं है। दूसरा क्या है कि वो जो लॉ जो है वो बहुत टिपिकल है। लॉ की लैंग्वेज मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी मुश्किल है कि मतलब कई लोग समझ ही नहीं पाते। तो इन्होंने जो टैक्स प्रोफेशनल है वो तो समझ लेते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता। तो इन्होंने अब ये किया, फाइनेंस बिल का मेजर यही है कि लॉ को, इनकम टैक्स एक्ट को नया बनाना और सरल बनाना। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी यदि इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी चेंज करना है आपको अमेंडमेंट लेने पड़ते हैं, बजट का वेट करना पड़ता है। अब ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि चेंजेस करने के लिए हमें बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सारे चेंजेस जो है वो एक कमेटी, जैसे जीएसटी काउंसिल है वैसे एक काउंसिल बनने को उसके रिकमेंडेशन पे हो जाएंगे, मतलब काफी सारे चेंजेस। तो उससे बार बार एक्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो एक्ट पहले मान लो कि 200-250 पेज का था, आज की डेट में 600 पेज का है। वो है इसलिए क्योंकि अमेंडमेंट आते जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे बात हो रही थी हमारे स्कूल डेज की, सब कोई बोलता है कि आपको अपने संविधान में ये राइट मिले हुए हैं, ये बेसिक राइट मिले हुए हैं, आप पढ़ो, संविधान को पढ़ो। एक चीज में हम बहुत ज्यादा लैकिंग करते हैं। हम बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन लॉ नहीं पढ़ाते। लॉ को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये स्कूल लेवल पे ही सिखाना चाहिए हमें। सही बात है, ये बहुत जरूरी है। तभी तो हम ये चीजें पढ़ पाएंगे, तभी हम संविधान पढ़ पाएंगे अपना, तभी हम ये जितने इनकम टैक्स एक्ट है ये सारे पढ़ पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से इनको स्कूल में शुरू करना चाहिए, ताकि लॉ को पढ़ना कैसे है, उसका मीनिंग क्या है, तो ये सिखाना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है ये स्कूल टाइम की बहुत बड़ी लैकिंग रही है। ये जो आपने अभी फाइनेंस बिल की बात करी है, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट की बात करी है, नया सरल बना रहे हैं और पुराना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि पहले लोगों समझने के लिए टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, भैया बताओ ये क्या है। अब वो खुद ही समझ लेंगे तो आप लोगों की जरूरत कम नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद जो है समझ जाएंगे वो। देखिए टैक्स में क्या होता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें तरह तरह की सिचुएशन आती है। वो जब एक एक्ट बनाते हैं, जो भी एक्ट वाले लोग हैं, वो उस चीज को इमेजिन जो नहीं कर पाते कि यदि ऐसा होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगे। तो टैक्स प्लानिंग की तो और फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको जरूरत हमेशा ही रहने वाली है, चाहे कितना ही सिंप्लीफाई हो जाए। जी हाँ, चलिए अब टैक्स की जानकारी आम लोगों के लिए उस पार्ट की तरफ आते हैं। तो इंडिया में कितने तरह की टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स एक ही है, इनकम टैक्स है और भी है कोई? इंडिया में डायरेक्ट टैक्स तो एक ही है, इनकम टैक्स है। और दूसरा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये कितने तरह के हैं? मतलब अभी मैं आपको बताऊं कि इनडायरेक्ट टैक्स में है मेनली जीएसटी है और कस्टम है, बाकी इसके अलावा वैट भी है। अभी क्या है कि कुछ एक आइटम ऐसी हैं कि जो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर वैट लगता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या जैसे लिकर है, तो उनके ऊपर भी वैट लगता है। वो भी अभी इस प्रीव्यू से इनको जो है बाहर रखा गया है। तो उन पे एक्साइज और वैट दोनों लगता है? हाँ, उनके ऊपर एक्साइज और वैट दोनों लगता है, आज भी लगता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है तो उस पर भी एक वैट और एक्साइज है? उस पे नहीं, उसके ऊपर जीएसटी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी आ गया। हाँ, जीएसटी आ गया अब इलेक्ट्रिसिटी पे। क्योंकि बिल देखते हैं ना, वो दुनिया भर के उसमें चार्जेस लगे होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो जब उसको सेल करना है, प्रोड्यूस करते हैं, तो एक पावर परचेज एग्रीमेंट बनता है, जो डिफरेंट स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनका एग्रीमेंट बनता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो लिखा जाता है कि ये चार्जेस आप जो है लगेंगे, ये चार्जेस लगेंगे, सारा होता है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो जब तक वो अमेंड नहीं होता तब तक वो बिल में वही लग के आते रहते हैं, वही लग के आते हैं। हाँ, तो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, पावर परचेज एग्रीमेंट के बिल्कुल बियॉन्ड नहीं जा सकते, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो पावर प्रोड्यूस जो करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है? हाँ, ये जितने भी पावर प्रोडक्शन है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। बाकी कुछ एक स्टेट के भी लगे हुए हैं, स्टेट के भी पावर जनरेशन स्टेशन लगे हुए हैं अपने। तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा हैं, वो अपना फिर प्रोड्यूस करके वो जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको सप्लाई करते हैं। जी। अब इनडायरेक्ट टैक्स
ये कृषि प्रोडक्ट्स में भी लगता है जीएसटी जो है? अब तक जीएसटी बचा है मेनली। हाँ, मेनली जीएसटी बचा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स की, सब लोग यार इतना इनकम टैक्स देना है, ये देना है। इनकम टैक्स वरीड नहीं है, वरीड हमारे लिए जीएसटी है। क्योंकि जब हम जीएसटी पे करते हैं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारी जो है वो वरी नहीं है। जैसे होता है सामने शेर को देख के डर लगता है, वैसे हम शेर चाहे मारते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेर को सामने देखें डर लगता है। तो वैसे इनकम टैक्स हमें दिखाई देता है सामने, जीएसटी जो है हमें जो जीएसटी टैक्स है वो हमें दिखाई नहीं देता। आप कोई भी चीज लेने जाते हो, ब्रेड लेने जाते हो, आप कोई भी खाने की चीज ले लो, उसके ऊपर आप कभी 12% टैक्स दे रहे हो, कभी 18% टैक्स दे रहे हो, वो आप ग्रोस अमाउंट पे दे रहे हो। इनकम टैक्स क्या दे रहे हो आप खाली इनकम पे दे रहे हो, आपने जो कमाया उसमें से जो आपने खर्चा किया उस बैलेंस पे दे रहे हो। तो जीएसटी क्या है कि हमें ये लगता है कि कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए हम उस पर जाते नहीं है। बाकी जीएसटी की कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि 1.90 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ जनवरी में, तो ये बड़ा ह्यूज कलेक्शन है। तो इसमें मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानने चाहेंगे कि ऐसे कृषि खेती करी, गन्ना उगाया, तो गन्ना मैंने फैक्ट्री में बेच दिया, गन्ना फैक्ट्री को, तो उसमें वो जीएसटी लग के जाएगा या जीएसटी फ्री होगा? वो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो भी किसान उगाता है उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे ही उन्होंने जाके आगे दे दिया, जैसे उसकी प्रोसेसिंग हुई, जैसे उसकी पैकिंग हुई, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैं किसान हूँ, मेरा गन्ने का खेत है, गन्ना मैंने उगाया, कुछ मैंने फैक्ट्री में बेच दिया, कुछ का मैंने गुड़ बना दिया, और गुड़ बना के अपनी ट्राली में रखा, ट्रैक्टर ट्राली में शहर में चला गया, बिल्कुल ठीक। तो उस पर जीएसटी तो नहीं लगेगा? नहीं, उसमें फिर यह है कि अब ये दो चीजें अलग अलग हैं। जैसे किसान ने जो है गन्ना प्रोड्यूस किया, उसने मिल मालिक को बेच दिया, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब वो क्या है कि गन्ना कुछ अपने पास रख लेता है, उसका रस निकालता है, उससे गुड़ बनाता है, गुड़ बना के वो शहर में बेचने जाता है। गुड़ के ऊपर टैक्स नहीं है, जैसे देसी खांडा कुछ एक आइटम में छोड़ा हुआ है। यदि मान लो कल को गुड़ के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो फिर टैक्स में क्या होता कि वहां पे उसको बेसिक जो है थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी 20 लाख की, 20 लाख तक नहीं है, उसके बाद फिर उसको जो है टैक्स चार्ज भी करना और पे भी करना। अगर मैं अपने गुड़ की ब्रांडिंग कर दूं, हाँ, जैसे गुड़ बनाया मैंने, उसमें हमें रामू का टेस्टी गुड़ पैकिंग कर दी, नाम छाप दिया, रेट वगैरह लिख दिए, वो जीएसटी के प्रीव्यू में आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे ही आप किसी चीज को आप ब्रांडेड करते हैं, वो जीएसटी के प्रीव्यू में आ जाती है। अब जैसे सपोज हम राइस का एग्जांपल लें, यदि खुला राइस बेच रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन जैसे अनब्रांडेड बेच रहे हैं नहीं लगता, लेकिन जैसे उसकी ब्रांडिंग हो जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगना शुरू हो जाता है। तो इनकम टैक्स भी लगेगा इस पे ब्रांडेड कर दिया तो मुझे? हाँ, इनकम टैक्स तो सभी पे लगेगा। इनकम टैक्स तो क्या है कि जो आपकी इनकम है उस पर लगता है। जीएसटी जो है जो आप सेल कर रहे हो वो सेल अमाउंट पे लग रहा है, जितने का आप सेल कर रहे हो उस पे लग रहा है। जैसे कृषि आइटम है, कृषि के ऊपर तो कहते हैं इनकम टैक्स है नहीं, कृषि की जो मैं आमदनी उस पर तो देना नहीं, लेकिन जब मैंने उसको ब्रांड बना दिया अपने प्रोडक्ट का, तो वो इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आ जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एग्रीकल्चर मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स है। इनडायरेक्टली टैक्स ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी इनकम भी है, जैसे काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनकी गांव में खेती भी है, वो खेती भी करते हैं और उनके ब्रदर वगैरह संभालते हैं, या उनका भी हिस्सा है जैसे बीच में, और उनकी सैलरी इनकम भी। तो जब हम उनकी इनकम क्लब करते हैं तो रेट पर्पज के लिए कि कौन से स्लैब में आ गया, वो हम एग्रीकल्चर इनकम ऐड करते हैं। तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर जो है टैक्स आ जाता है। डायरेक्टली कोई किसान यदि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है उससे कोई टैक्स नहीं है। यह थोड़ा विस्तार से बताइए कि टैक्स स्लैब के लिए मैं एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर रहा हूँ, तो उनका टैक्स उसका बढ़ जाएगा? एक एग्जांपल के जरिए बताइए। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि किसी मतलब नए एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख रुपीज है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम है। तो 15 लाख यदि हम देखें वो जो है 15% के स्लैब में आता है, तो एग्रीकल्चर में उसकी 5 लाख है, तो जैसे उसकी इनकम 20 लाख हो जाती है, वो 20% के स्लैब में आ जाता है। फिर सारे इनकम पे टैक्स उसको 20% के हिसाब से देना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट किया, जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल लिया तो हटाओ उसको। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों कॉम्प्लिकेट किया, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, ये स्टेट मैटर है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी टैक्स लगाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लगाने के बजाय, डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के बजाय इनडायरेक्टली उन्होंने ये एक
वाया मीडिया निकाल के टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मतलब इनकम मानी जाएगी लेकिन उस पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, बस स्लैब टैक्स स्लैब की वजह से हमारा टैक्स रेट बढ़ जाएगा। हाँ, टैक्स रेट बढ़ जाएगा। फिर एक छोटी सी रिबेट भी देते हैं, जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख, उसमें 5 लाख ऐड करके उस पर जो टैक्स बनेगा वो लेस कर देंगे उसमें। अच्छा, हाँ, तो ये मार्जिनल रिलीफ अभी तक है इसमें भी या खत्म है इनकम टैक्स पे? नहीं, मार्जिन रिलीफ है ये। वैसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जैसे अभी बजट में आया कि 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो लोगों को लगता है यार 12 लाख तक तो नहीं है, यदि मेरी इनकम 12 लाख 10,000 हो गई तो क्या मुझे 60,000 वो भी 10,000 ये भी 70,000 टैक्स देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है मार्जिन रिलीफ की। मतलब ये बड़ा इलॉजिकल था कि आपकी इनकम तो बड़ी 10 लाख, उसके ऊपर टैक्स देना आपने 70,000। मतलब टैक्स रेट जो है वो इनकम से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यदि आपकी इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट या नॉन टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाती है तो जितना टैक्स बनता है या जितनी वो इनकम है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पे करना। अच्छा, बढ़िया। तो ये मार्जिन रिलीफ है, अभी है ये। तो इसको नई रीजन में भी है ये। एग्जांपल के जरिए बता सकते हैं? हाँ, मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई सैलरी क्लास है, उसकी इनकम जो है 13 लाख रुपए है, ठीक है। अब 13 लाख है तो उसको 75,000 तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो उसकी इनकम बन गई 12,25,000। 12,25,000 के ऊपर जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनी वो बनी मतलब जो है 20% का उसका स्लैब आ गया। तो 25,000 के ऊपर 25 5,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 ये और 60,000 65,000 रुपीज उसके ऊपर टैक्स बन गया। ठीक है। तो वो कहेगा यार अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा यार मुझे कम ही दे देते, सही बात आपने है। इनकम दी मुझे 25,000 ज्यादा, टैक्स देना पड़ रहा है 65,000 रुपए ज्यादा। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपकी इनकम जो जीरो टैक्स रेट से एक्सीड कर रही है, 12 लाख से ऊपर जैसे एक्सीड कर रही है, ये आपका टैक्स अमाउंट दोनों में से जो भी कम हो आप वो पे कर दो जी। तो अब उन्होंने कहा टैक्स बन रहा है 65, इनकम बढ़ी है 25,000, तो वो कहते हैं 25,000 टैक्स पे कर दो, आपको 65,000 पे नहीं करना। चलो बढ़िया। तो ये रिलीफ एक मिल गया। वो इलॉजिकल भी है। आपकी इनकम तो बड़ी 10 लाख, उसके ऊपर आप मतलब इनकम बड़ी 10,000, तो आप उसके ऊपर 60-70,000 टैक्स कैसे दे दोगे आप? तो यही बात हम ऑफिस में कर रहे थे तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इस बार मार्जिनल रिलीफ नहीं दी। हाँ, नहीं है वो, न्यू टैक्स रेजिम में भी है वो। बहुत अच्छी बात है। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आम आदमी और ये बिजनेस मैन या बिजनेसेस हैं, इन पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको एक और बताऊं, मेरे को जो आज तक जब से जीएसटी लगा, आप भी खैर देखते हैं जीएसटी का, यदि हम जीएसटी की अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करें तो जो इसका कास्केडिंग इफेक्ट है टैक्स का, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, वो कम होता है। उस हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, आपकी जो चीजें जो है सस्ती होनी चाहिए। शुरू में गवर्नमेंट ने भी यही बोला था। सही बात है। लेकिन जब उन्होंने एक बिजनेसमैन ने प्राइस फिक्स कर दिया, उससे नीचे आए नहीं, आता नहीं, कुछ नहीं किया, वो आप तक भी नहीं मिला। पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ये कई बार तो स्कैम ही लगता है कि पता नहीं इतना प्रॉफिट। तभी मैंने देखा है कि ये जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं इनके इतने प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं। इन्होंने कोई भी जो प्रॉफिट हुआ है इसकी वजह से, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, वो इन्होंने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया। वो कहता है आईटीसी तो मेरा अपना है। नहीं क्या भाई, पहले आपको आईटीसी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो अब आपको आईटीसी मिल गया तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो तो आप एटलीस्ट कम करो ना। ये थोड़ा सा गलत है। मतलब ठीक है आपकी टर्नओवर बढ़ रही है, सारे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन ये आपको पास ऑन करना चाहिए, वो आप पास ऑन नहीं कर पा रहे। अब इस पे चेक कैसे रखेगी गवर्नमेंट? वो पता लग जाता है गवर्नमेंट के पास बहुत से तरीके हैं, पता लग जाता है, हमें भी पता लग जाता है जी कि कौन नहीं कर रहा है। ये मुझे एक सबसे बड़ा वो लगता है कि अब इस पे मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान देगी। मुझे ये लगता है कि अभी वो उनकी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो ये है कि कैसे टैक्स चोरी को रोका जाए। टैक्स चोरी को रोकने की वजह से जीएसटी की कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मुझे लगता है इनका नेक्स्ट स्टेप इस पे होगा जी कि जो ट्रेडर ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के बाद भी वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आपको जो भी जीएसटी लग रहा है वो आपको पास ऑन करेंगे, कंज्यूमर को पास होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चीजें सस्ती हुई नहीं है। अब वो कई बार इन्फ्लेशन की आड़ लेके बोल देते हैं कि ये चीजें बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई, इस वजह से बढ़ गई, बाकी हुआ नहीं है। क्योंकि एक बात सुनने में आ रही है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट 26AS में जो इनकम आ रही है और मैं जीएसटी रिटर्न में जो इनकम दिखा रहा हूँ दोनों को चेक करेगी
उसके बाद लोगों पर नोटिस आने शुरू हो जाएंगे शायद। नहीं बिल्कुल, ये अभी भी है। यदि 26 ईयर जैसे हम निकालते हैं तो उसमें जीएसटी की जो टर्नओवर आती है वो आती है उसमें, मंथली कितनी रेट में फाइल करी है वो आती है उसमें। हम लोग फिर उसको चेक भी करते हैं कि हमारी बुक्स में अलग आ रही है, इसमें अलग आ रही है, वो क्यों ऐसे आ रही है। जी। हाँ, चलिए, टैक्स को लेके आम लोगों के मन में शंकाएं हैं। वो कहते हैं हम टैक्स क्यों दे, जब इतने सारे टैक्स दे रहे हैं, हम जो भी चीज खरीदते हैं उस पर हम जीएसटी तो दे रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है इनकम टैक्स भी दो। नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैंने बताया कि जीएसटी जो लगता है वो सेल पे लगता है, जो आइटम आप खरीद रहे हो उस पे लगता है। इनकम क्या है कि जो आप आमदनी कमा रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उस पे जो इनकम हो रही है आपने उस पे टैक्स देना जी। ये दोनों में फर्क है। तो यदि आप अल्टीमेटली था तो यही कि जो हायर इनकम ग्रुप हो वो ज्यादा टैक्स दे, और जो लोअर जो है इनकम ग्रुप है वो कम टैक्स दे। गवर्नमेंट का पर्पस तो ये था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा। अब मैं आपको बताऊं छोटा सा एग्जांपल, जैसे इन्होंने रिलीफ दिया सैलरी को, मतलब होना तो ये चाहिए था कि जिसकी भी सैलरी 50 लाख रुपीस तक है उस पर टैक्स ही नहीं होना चाहिए, या 50 लाख आपको ज्यादा लगता है आप जो है 40 लाख कर दीजिए, क्योंकि सैलरी के लिए सबसे ज्यादा ऑनर्स टैक्स पेयर है। जी जी। आप इसको करो ही मत। गवर्नमेंट को ये लगता है कि मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगी, बिजनेसमैन भी सैलरी इनकम दिखानी शुरू कर देंगे। आप फिर ऐसे लोगों को पकड़ो ना जो जेन्युइन नहीं दिखा रहा, आप उस पर पेनल्टी इंपोज करो। लेकिन कम से कम जो सैलरी क्लास टैक्स पेयर है उसकी आप लिमिट बढ़ा दो कि सैलरी इनकम पे इतना टैक्स नहीं लगे। जी जी। भाई ठीक है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने प्रॉफिट कमा रहा है उस पर टैक्स दे। नवीन जी, एक आम लोगों के मन में और मेरे मन में भी एक सवाल है कि कुछ शब्द हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग और टैक्स मैनिपुलेशन। ये एक ही जैसे हैं या वास्तव में इनमें कुछ अंतर है? ये आम बोलचाल की भाषा में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हैं ये सारे अलग ही। जैसे टैक्स सेविंग है, टैक्स सेविंग तो कुछ एक हमने सेविंग करी जिसके ऊपर हमें टैक्स में रिबेट मिल गई, वो हमारी टैक्स सेविंग हो गई। या इसको दूसरा उसमें भी कह सकते हैं कि जैसे क्लाइंट जनरली बोलते हैं कि हमारा जो है टैक्स सेव करा दो, कि कैसे वो कर जाए। अब टैक्स सेव दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि एज पर एक्ट के हिसाब से जो हमें इनकम टैक्स में प्रोविजन दिए हैं उस हिसाब से हम टैक्स प्लानिंग करें। वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा एसएससी को पता नहीं होता कि कहाँ मुझे बेनिफिट मिल सकते हैं, तो टैक्स प्रोफेशनल आपको बताते हैं कि यहाँ यदि हम इस तरह से प्रेजेंट करें या इस तरह से आपकी इनकम दिखाएं तो यहाँ पे आपका जो है टैक्स प्लानिंग हो सकती है। या जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल है, मैरिड है, उनकी इनकम है मतलब 30% के स्लैब में जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी HUF फॉर्म कर लो। आप HUF फॉर्म में आपने प्रॉपर्टी लेनी है रेंटल पर्पज के लिए, वो आप HUF के नाम पे ले लो आप। तो उससे जो रेंटल इनकम आएगी वो आपका जो है आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, वो आपकी HUF की इनकम में मिल जाएगी, एक आपको एडिशनल लिमिट मिल जाएगी। तो ये तो टैक्स प्लानिंग हो गई। अच्छा, कई बार क्या होता है कि टैक्स मैनिपुलेशन क्या रहता है कि कई बार कोर्ट के कुछ एक डिसीजन ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको एडवांटेज देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट नहीं देता, खाली कोर्ट के कुछ ऐसे प्रोविजन आ गए जिसकी वजह से उन्होंने आपने उसका रिबेट ले लिया। वो मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन है, क्योंकि जब तक एक्ट में चेंज ना आए तब तक आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल? ऐसे बड़े सारे वो आए हैं, कोर्ट के डिसीजन आए हैं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर इनकम है, कोई सर्कमस्टांसिस में वो टैक्सेबल नहीं है या टैक्सेबल एक्ट के हिसाब से, या एक्ट उस पर साइलेंट है। कोर्ट बोलता नहीं है ये इनकम है, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो उस पर टैक्स एक्ट के हिसाब से लगना चाहिए, तो वो उसका जो है बचाव कर लेते हैं। एक तो उसमें क्या होता है कि कई बार हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं, हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं, और ये जो है सेंट्रल का एक्ट है, तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, और दूसरा क्या है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं जो टैक्स पेयर के फेवर में जाते हैं कि इस इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। तो फिर सरकार को जब ये पता लगता है तो सरकार फिर पार्लियामेंट में उसका अमेंडमेंट ले जाती है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था, ये था जी। तो कोर्ट के हिसाब से वो करते हैं। तो यदि हाई कोर्ट के उस पर कर रहे हो तो वो मैनिपुलेशन है। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है कि आप फेक
जो है डिडक्शन ले लेते हैं, आप फेक एक्सपेंडिचर दिखा लेते हैं जो आपने किए नहीं, या कोई ऐसी रिबेट ले लेते हैं। जैसे आपने सपोज आपने अपने रिटर्न में, क्योंकि आपके रिटर्न जो है वो सेल्फ असेसमेंट है, आप खुद ही भर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछ रही, आप खुद ही भर रहे हैं। जैसे सपोज कोई सैलरी पर्सन है, वो उसको ये लगता है मैंने टैक्स बचाना है, मैं क्यों ना करूं, ये जो HRA मुझे मिल रहा है, मैं उसकी रेंट पेमेंट, रहता है वो अपने घर में है लेकिन वो रेंट की पेमेंट दिखा देता है, रेंट की रिसीट वहां पे दे देता है, या किसी भी NGO को डोनेशन दिखा दिया कि डोनेशन की रिबेट मिल जाएगी। तो इस तरह की मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन में क्या है कि इसमें सरकार का भी अलग अलग वो है, जहां पे टैक्स मैनिपुलेशन होती है वहां पे सरकार जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करती है बाद में, और पेनल्टी भी लगाती है, जो कि 3 टाइम्स होती है टैक्स की। यानी जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर हम टैक्स सेव कर रहे हैं तो वो टैक्स प्लानिंग है। बिल्कुल। और लेकिन मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, गलत चीज़ें दिखा के टैक्स ले रहा हूँ, टैक्स रिबेट ले रहा हूँ, तो वो मैनिपुलेशन है। बिल्कुल। एक टैक्स प्लानिंग में और भी है कि कई बार ना इंटरप्रिटेशन सब लोग एक्ट की अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती, तो उस बेस पे भी टैक्स प्लानिंग में ले लेते हैं वो जी। बाद में जब डिपार्टमेंट को पता लगता है, फिर वो CBDT हमारा है, वो उस पर क्लैरिफिकेशन देता है, सर्कुलर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं था, ये है, तो वो भी रहता है। कई बार इंटरप्रिटेशन की वजह से भी वो टैक्स प्लानिंग जो है वो आ जाती है प्रीव्यू में। अभी जैसे हमने कहा था, जैसे किसी की रेंटल इनकम है, सैलरीड पीपल है, रेंटल इनकम है, तो एडवाइस देते हैं कि HUF बना लो और रेंटल इनकम उसमें दिखा दो। तो इसमें मतलब जो रिबेट है उसका एक अलग रिबेट मिल जाती है, मतलब जो टैक्स स्लैब है उसके लिए अलग हो जाएगा HUF के लिए, और जो इंडिविजुअल है उसके लिए टैक्स स्लैब उसका अलग हो गया। नहीं तो वो उसमें इनकम ऐड हो जाती तो वो इनकम टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, अब जैसे जो ऑलरेडी हायर क्लब में है वो HUF के फंड से यदि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर्स वगैरह में, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो HUF पे भी टैक्स लगेगा। HUF में भी आपको एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो मिल ही रही है, तो वैसे स्लैब मिल रहे हैं उसको। यहाँ पे इनकम जो भी, अब जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है जी, मुझे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है जिससे मेरी रेंटल इनकम शुरू हो जाए, वो यदि HUF के फंड से लेते हैं तो HUF में जो इनकम जनरेट होगी वो HUF की इनकम मानी जाएगी, इंडिविजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। ये जो टूल है ये टैक्स प्लानिंग का है। जी जी। अच्छा, अब टैक्स से जुड़े कुछ सवाल और सच्चाई, या कह सकते हैं मैथी और फैक्ट। लो सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। एक बार फिर बताइए। जिनकी सैलरी कम है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। अब कम की क्या डेफिनेशन है? अब जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है, या अब उन्होंने कर दी न्यू रिजिम में कि 12 लाख तक जिसकी सैलरी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है। उस पर कोई जी। एक बार मैंने ITR फाइल कर दी तो क्या मुझे हर साल ITR फाइल करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एज पर एक्ट तो यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एक चीज ये मैं और भी बता दूंगा आपको, अब जैसे गवर्नमेंट ने नए बजट में किया है कि 12 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं जाएगा आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करनी, रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख से है, 4 लाख रुपीज है। जैसे आपकी इनकम 4 लाख से एक्सीड करेगी आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी है, ऑल्दो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 0 है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी सैलरी 10 लाख है या जिसकी सैलरी 12 लाख है, ठीक है जी मेरी तो वैसे 0 टैक्स है, मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी, ये गलत है। रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। वो डिपार्टमेंट असेस करेगा कि आपने जो आपकी इनकम यही है या इसके अलावा भी कोई इनकम है, वो आपने दिखाई है कि नहीं दिखाई। जी नवीन जी, अब चलते हैं बहुत अच्छे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। इसका मैंने नाम दिया है टैक्स का बाउंसर। ओके। मैं बहुत जल्दी सवाल पूछूंगा और आपको तुरंत जवाब देना है। जवाब देना है, बचना है आपके बाउंसर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉटरी जीतने पर टैक्स देना पड़ता है? जी हाँ, देना पड़ता है। कितना? 30%। KBC कौन बनेगा करोड़पति पे? जो लोग जीतते हैं इनाम, तो उनको भी देना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल टैक्स देना पड़ता है। उसमें तो दिखाते हैं पूरा का पूरा वो ट्रांसफर कर दिया। नहीं, वो ट्रांसफर करते हैं, वो दिखाते हैं, लेकिन उसके ऊपर TDS कटता है। जी। इवन मैं आपको बताऊं, कुछ एक जो हमारे वो होते हैं कंटेस्ट होते हैं, उसमें गाड़ी देते हैं, कोई जैसे मारुति कार दे दी या कोई दूसरी कार दे दी, उसके ऊपर भी TDS कटता है। पहले वो जो भी जीतता है उससे पहले TDS का अमाउंट लिया जाता है, बाद में उसको कार हैंड ओवर की जाती है। ये क्रिकेट खिलाड़ियों को जो मिलते हैं गाड़ियां, उसमें भी ऐसी होता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी।
मैंने गलती से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो क्या मुझे वो वापस मिल सकता है? मिल सकता है। आपने जैसे रिटर्न फाइल करी इनकम टैक्स की, तो आपसे गलती से ज़्यादा टैक्स पे हो गया, तो एक ऑप्शन है, यदि आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप करेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर मैंने लेट कर दी, ड्यू डेट के बाद करी और उसमें गलती से टैक्स ज़्यादा चला गया, तो वो नहीं मिलेगा? ड्यू डेट के बाद आप रिवाइज का ऑप्शन नहीं है, वो आप रिवाइज नहीं कर सकते। जी। अब कृषि इनकम टैक्सेबल है या टैक्स फ्री? डायरेक्टली देखा जाए तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरी इनकम में ऐड होकर वो टैक्स लग जाता है। जी। एफडी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है एफडी का, उस पर टैक्स लगेगा या वो फ्री है? टैक्सेबल है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट या ये अट्रैक्ट करती है टैक्स को? नहीं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जी। ना उसकी कोई रिबेट मिलती है, ना उस पर टैक्स लगता है। जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए कोई आप सेविंग टिप देना चाहेंगे? फ्रीलांसर के लिए सबसे बड़ी ये सलाह है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, आप ये माइंड में बिल्कुल ना रखें कि मैंने टैक्स बचाना है, मैंने टैक्स पे नहीं करना। टैक्स कंप्लाइंस आपको सबसे पहले करने हैं। यदि जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी का भी माइंड में रखना है, उसी के हिसाब से अपनी कॉस्टिंग करनी है जी। और जो इनकम टैक्स है वो भी आपने माइंड में रखना है जी। तो आगे जाके टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। सपोज विदेश से मेरी कोई कमाई हो रही है, तो मुझे उसका इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्या? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि यदि आप एनआरआई हैं फिर तो आपकी जो फॉरेन इनकम पे उस पर टैक्स नहीं लगता। यदि आप एनआरआई नहीं है, रेजिडेंट है इंडिया में, तो आपने इंडिया की इनकम, उसके अलावा बाहर आपने जो भी इनकम कमाई है उस सब पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। और मुझे वहाँ बाहर भी देना पड़ेगा टैक्स? हाँ, बाहर यदि देते हो तो उसका रिबेट मिल जाता है। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यदि उस कंट्री के साथ है तो फिर हमें उसकी रिबेट मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं तो नहीं मिलेगी। तो हमारा है अधिकतर कंट्री के साथ? हाँ, मोस्टली कंट्रीज के साथ है, हमारा एग्रीमेंट है जी। टैक्स ब्रैकेट के बदलाव से टैक्स प्लानिंग में कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी। टैक्स पेमेंट मैं ईएमआई पे कर सकता हूँ? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। आप अब ये हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जो कि पहले नहीं था, लेकिन ईएमआई में पेमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने नहीं दिया ऑप्शन? नहीं, वन शॉट में पेमेंट करनी। चलिए, अब युवा छात्रों प्रोफेशनल के लिए आपकी कोई सलाह, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि वो उससे बचें? आजकल के युवा, मुझे लगता है कि एक तो हार्ड वर्क से बचते हैं, पेशेंस कम है। पहले तो जब हमने जॉब शुरू करी थी तो बॉस ने इंटरव्यू लिया था। आजकल के यंगस्टर जहां जॉब ज्वाइन करते हैं वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे भी कंपनी के बारे में पूछते हैं जी। तो ये मेजर चेंजेस हैं जी। बाकी यंगस्टर को ये कहूँगा कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे यहाँ मैं इंटरव्यू ले रहा था, न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, हमें कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी। तो एक बॉय से मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? कहते आई वांट टू बिकम मिलियनेयर। तो मैंने कहा जब मिलियनेयर बनना है तो उसके लिए काम तो बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर आप पूछ के रहो जी आपके पास क्या क्या काम है। तो यंगस्टर के लिए ये कि एक तो मेहनत करें खूब, और दूसरा शुरू में ज़्यादा माइंड मत लगाएं, रीजनेबल रहें, सिंपल रहें, उसमें आप लाइफ में ज़्यादा एक्सीड करोगे। थोड़ी पेशेंस रखें। जी जी। अपने कैरियर को फास्ट ट्रैक पे डालने के लिए कोई एडवाइस? अपने को अपडेट रखें, कोशिश करते रहें, अपने को अपडेट रखें, नॉलेज के लिए पढ़ते रहें। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, वरना जब हमने शुरू किया था तो हमें बुक्स नहीं मिलती थी। किसी भी टॉपिक पे बुक्स ढूंढने लाइब्रेरी में जाए मिलती नहीं थी बुक्स। आजकल तो सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है जी। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, आप जी अपडेट रह सकते हो आप। बहुत अच्छा। आपकी कोई लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो आप देना चाहते हो? लाइफ लॉन्ग लर्निंग यही है कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हो मेहनत से करो और लगे रहो और अपने काम के प्रति लॉयल रहो। अच्छा, आपने कभी कोई सेटबैक आया कैरियर में, और अगर आया तो आपने कैसे उसको हैंडल किया है? सेटबैक तो कई आए हैं, मतलब उससे जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बार तो ये लगा कि लाइफ ही जैसे लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन
अब लगता है उससे हम निकल गए सेटबैक से। सेटबैक में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लॉ ऑफ नेचर है, धूप आती है तो छाया भी आएगी, रात आएगी तो दिन भी आएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें, भगवान का नाम लेते रहें, उनको याद रखें, तो धीरे धीरे बीत जाएगा टाइम। होगी कोई बात जो कोई सलाह देना चाहें प्रोफेशनल्स को, नए प्रोफेशनल्स को जो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं? प्रोफेशनल को यह कि क्लाइंट्स को कभी भी सही एडवाइस दें और उनको ऐसी एडवाइस मत दें कि आपका ये करने से, गलत एडवाइस मत दें कि जिसके कई बार मैंने देखा है कि कई सीए जो हैं, अभी कुछ एक हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि उनके सीए ने उनको मिसगाइड किया, जिसकी वजह से उनको टैक्स तो कम पड़ा लेकिन बाद में फिर उनको नोटिस आ गए। तो उस तरह से मत करें, क्योंकि पहले तो जब उसको टैक्स बच जाता है ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर पेनल्टी और आती है तब बड़ा हो रहता है। तो जो भी एडवाइस दें आप सही एडवाइस दें। और दूसरा क्या है कि यदि आप क्लाइंट्स, जैसे क्या होता है, क्लाइंट ये समझता है प्रोफेशनल को कि इनको सभी चीज़ की नॉलेज है, यदि नॉलेज नहीं है आपको तो आप क्लाइंट को सीधा मना कर दें, उनको बोलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, या मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। कभी आपको कैसा कैरियर में लगा है कि जैसे आप कहीं गए कि ये काम हमें मिलने वाला है और अचानक पता चला वो नहीं मिल रहा, किसी और के पास चला गया, या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि यार अब तो क्या ये क्लाइंट हाथ से, तो पता है अगले दिन फोन आ गया बाद में, भैया आ जाओ बात करो? ऐसा बहुत बार हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैंने 50-60 लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनसे हमें काम मिल सकता था, वो एक भी बंदे से काम नहीं मिला हमें। जी। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब आप कहीं जाते हो, काम के बारे में बात करते हो, अपनी फर्म के बारे में बताते हो, अपना जो जिस काम में आपका एक्सपर्टीज है वो बताते हो, लेकिन वो नहीं मिलता काम, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर उनका फ़ोन आ जाता है कि आप ठीक है, आप शुरू कीजिए। तो चलता रहता है ये सब। बहुत अच्छा। अब आप छोटे बिजनेसमैन के लिए जो एमएसएमई है उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? कोई गोल्डन एडवाइस उनके लिए? गोल्डन एडवाइस जो एमएसएमई हैं उनके लिए यही है कि आप अपना काम शुरू करें। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम है जिसमें आप बेनिफिट ले सकते हो, आपको कोलैटरल फ्री लोन भी मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई के लिए कि कोई भी अपना काम शुरू करने के लिए। क्योंकि तो आप ये देखिए कि मतलब 500 करोड़ तक उन्होंने डेफिनेशन में अमेंडमेंट कर दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है। नवीन जी, आपसे बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक रही, बहुत इंटरेस्टिंग रही। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, कोई टैक्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, नवीन जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन से जो भी लेटेस्ट एपिसोड हैं पॉडकास्ट के, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। अब तक आप पॉडकास्ट पे बने रहे, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।